इंटरव्यूज पे मिलता है लोग। अब चुनाव तक कपिल शर्मा को समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। यह स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बना दी है। हमें कहते हैं कि राहुल जी इतनी हिम्मत नहीं है आप में कि आप अमेठी से लड़ लो। बड़ा रोचक सवाल था, हमें बड़ी हंसी आई। इस देश का प्रधानमंत्री 10 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी में हिम्मत है कि वो दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ते हैं, वो उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं कि दक्षिण भारत से लड़ ले। फिर हमें पूछते हैं, राहुल गांधी को कहते हैं शहजादा। अरे जिस व्यक्ति ने जब वो छोटा बच्चा था अपने पिता की शहादत देखी, वो शहजादा नहीं है, वो शहीद ज़्यादा है। ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री को। हमें किस तरह का प्रधानमंत्री है कि किसी की शहादत का अपमान करे। इंदिरा जी के बारे में ऐसी ऐसी टिप्पणियां जो सुनकर अजीब सा लगता है कि ये किस तरह के राष्ट्र विरोधी लोग इकट्ठे हो गए इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। जिस नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसकी पार्टी को आप ऐसी ऐसी आरोप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसानों के साथ खड़े हैं इसलिए। अरे इस देश का किसान इस देश का गौरव है। हम अगर अग्निवीरों के साथ खड़े हैं तो ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमें गर्व है इस बात पर कि हम अग्निवीर जवानों के साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे याद है कि जब अग्निवीर योजना आई तो दीपेंद्र हुड्डा जी का मेरे को फोन आया कि ये बहुत गलत योजना आई है। मैं तब समझा नहीं था इस योजना। 5 मिनट से भी कम में उस व्यक्ति ने, उस नेता ने मुझे समझाया कि अग्निवीर के क्या नुकसान है इस देश की सीमा सुरक्षा को और इस देश के नौजवानों को। मैंने उनसे आग्रह किया कि दीपेंद्र भाई आप इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करिएगा। इस पूरी पार्टी में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम लोग करते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जो हजारों लोगों ने देखी, वायरल हुई और हजारों फोन आए हम सबके पास कि साहब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अग्निवीर को समझाया। लोग हम लोगों ने अपने न्याय पत्र में, और न्याय पत्र इन्हीं 2 यात्राओं से निकल कर आया है जो राहुल जी ने निकाली थी, न्याय यात्रा और उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा। उन्हीं यात्राओं का निचोड़ हमारे न्याय पत्र में है और हमने ये कमिटमेंट दिया है, ये गारंटी दी है। गारंटी शब्द तो वैसे असली हमारा है, मोदी जी ने ये भी चुरा लिया, चलो कोई बात नहीं। ये गारंटी हमने दी है कि आते ही अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। ये आवश्यक है। ये गारंटी दी है कि किसानों के लिए जो एमएसपी का कानून, जो कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे होना चाहिए, वो हम बनाएंगे। ये गारंटी दी है कि 15 अगस्त तक 30 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये गारंटी दी है कि हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना के तहत उनके खाते में आएगा। ये गारंटी अभी परसों खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की, क्योंकि वो भी बहुत घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो उन्हें भी देश की हालत हमसे ज्यादा समझ में आती है, 50 साल का अनुभव भी है। उन्होंने ये निर्णय लिया कि 10 किलो अनाज मुफ्त देना आवश्यक हो गया है अब इस देश में उन परिवारों को जिनके ऊपर ऐसे हमले हुए, जिनकी अर्थव्यवस्था पर पिछले 10 साल में, कि अब वो इस काबिल नहीं रहे कि वो खुद कमा कर अपना पालन पोषण कर सके। 5 किलो ये लोग देते हैं और ये 5 किलो भी इसीलिए दे पा रहे हैं कि 2013 में भोजन का अधिकार का जो कानून था, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी, तब ये कानून बना। ये नहीं मालूम था हमें कि वो कानून पिछले 10 साल में कितना काम आया इस देश के। नोटबंदी के बाद, कोविड के बाद, जीएसटी के बाद जो एक के बाद एक चोट हुई इस देश के व्यापार पर, इस देश के रोजगार पर, महंगाई की जो चोट हुई, उसमें 2 चीजें काम आई। ग्रामीण इलाकों में नरेगा और शहरी इलाकों में तो खास तौर पे ये अनाज, जो मुफ्त अनाज जो मिला। तो 10 किलो अनाज की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। देश को बहुत सहारे की अभी जरूरत है। 80 करोड़ लोग, जिसके लिए मोदी जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत, सुनिएगा, आत्मनिर्भर भारत में 80 करोड़ लोग निर्भर हैं सरकार के 5 किलो अनाज पर। यह स्थिति है इस देश की। अब उस 5 को 10 किलो करने हम लोग जा रहे हैं 5 जून को। ये कोई बोलने में भी शर्म आती है।
कि 75 साल में कितनी मेहनत करके इस देश को पटरी पर लाया था कांग्रेस पार्टी ने, 10 साल में पटरी से कैसे उतारा इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे घरों के जो बजट हैं उनको, कि आज 10 किलो देने की हमें बात करनी पड़ रही। ये बार बार जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं जानता हूं बिना पढ़े उसके बारे में जो झूठ रोज बोले जा रहे हैं, झूठ कोई सांसद बोल दे तो भी बुरा लगता है, कोई विधायक बोल दे तब भी बुरा लगता है, घर में कोई पति पत्नी में भी कोई झूठ होता बुरा लगता है, देश का राजा झूठ बोले तो सोचिए कितना बुरा लगता है। देश के प्रधानमंत्री को यहां हमारे देश में भगवान का एक दर्जा दिया जाता है। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री रोज जब मुंह खोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर हो या ना हो, झूठ बोलते हैं, कितना अफसोस होता है। कहां जिक्र है मंगलसूत्र का हमारे न्याय पत्र में, जरा बताइए। चुनौती दी हमने प्रधानमंत्री को, तब से मंगलसूत्र बोलना बंद कर दिया। हिंदू मुसलमान ये शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, न हमारी मानसिकता में है, न ये देश बहुसंख्यकवाद से चल सकता है, न ये देश अल्पसंख्यकवाद से चल सकता है, न ये देश व्यक्तिवाद से चल सकता है, न ये देश पार्टीवाद से चल सकता है। ये देश चल सकता है तो सिर्फ संविधानवाद से चल सकता है, जिस संविधान को प्रधानमंत्री ने पढ़ा नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और तो और राहुल गांधी जब अपने हाथ में संविधान रखते हैं आजकल भाषण देते वक्त, और वो दिखाते हैं लोगों को संविधान, तो हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं ये चीन का संविधान है। अब चीन से इनके रिश्ते तो जग जाहिर है, हेमंता बिस्वा शर्मा के भी और बीजेपी के भी और मोदी जी के भी जो मोहब्बत है चीन से सबको मालूम है। हमें तो षड्यंत्र नजर आता है अग्निवीर योजना के पीछे भी। क्यों आप अपने देश के सैन्य बल को कमजोर करना चाहते हो? क्यों आप देश की सीमाओं को कमजोर करना चाहते हो? आखिर क्या कारण था कि पूर्वी लद्दाख में आपने चीन को क्लीन चिट दी? हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत का अपमान करते हुए आपने चीन को क्लीन चिट दी। आपकी क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी? क्यों डरते हो आप चीन से इतना? मैं यहां इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं, चीन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां के बहादुर शहीद होते हैं बाहर सीमाओं पर जाकर। अफसोस तब होता है जब उनके शहादत का यूं इस तरह अपमान देश का राजा करता है, दुश्मन को क्लीन चिट दे देता है, दुश्मन के साथ झूले झूलता है, दुश्मन के साथ ढोकला खाता है। यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है और हरियाणा की इसमें खास तौर पे भूमिका है क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी के साथ हुआ तो हरियाणा के साथ हुआ है, हरियाणा के किसान के साथ हुआ है, हरियाणा के जवान के साथ हुआ है, हरियाणा की महिला पहलवान के साथ हुआ है। यहां तो मुख्यमंत्री में भी अग्निवीर योजना आ गई। बीजेपी में उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्री बदले। बेचारे जिनको आप लोग मामा कहते हो, शिवराज चौहान, वो भी घर बैठ गए। रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और खट्टर साहब तो बेचारे पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। मुख्यमंत्री भी अग्निवीर हो गए। सिर्फ एक आदमी, देश का राजा, जब तक वो 100 साल के भी होंगे तो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये क्या न्याय है बताइए? इसलिए मैं आपके माध्यम से हरियाणा के बड़े जागरूक वोटरों से आग्रह करने आया हूं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, इंडिया गठबंधन का हाथ मजबूत कीजिए। राहुल गांधी के मुंह से निकली हर बात पत्थर की लकीर होती। अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है तो हम सब का ये कर्तव्य है कि हम जान पे भी खेल लेंगे तो वो पूरा करेंगे। एमएसपी दिलवाएंगे, पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा करके दिखाएंगे, महालक्ष्मी की योजना लागू करेंगे, एमएसपी का कानून बनाएंगे और 10 लाख अनाज, 10 किलो अनाज हर महीने मुफ्त जरूर देंगे। धन्यवाद। आपके सवाल। सरकार, समझता हूं, निजाम किसका है? हरियाणा में किसका निजाम है? शायद भाजपा का ही है। केंद्र में किसका निजाम है? भाजपा का ही है। अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है कि जिसका निजाम है उसको रोक पा रही है, तो वैसे भी जिनका निजाम है उनको निजाम में रहने लायक कुछ रहा नहीं, फिर वैसे ही छोड़ देना चाहिए, चुनाव की इंतजार भी नहीं करनी चाहिए। अरे साहब, ईडी आपके पास, सीबीआई आपके पास, इनकम टैक्स आपके पास, सारी की सारे पुलिस आपके पास,
मीडिया आपके पास, आपके लिए नहीं कह रहा, राष्ट्रीय मीडिया के लिए कह रहा हूं, उसके बाद कांग्रेस में इतनी ताकत कैसे आ गई कि हम लोगों को रोक सकते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को यह भांप लेना चाहिए कि यह चुनाव पार्टियां तो लड़ ही रही हैं, जनता लड़ रही है, और जनता सबसे ज्यादा आक्रोशित है भाजपा से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि कांग्रेस को लेट समझ में आया। कांग्रेस को तो 2013 में ही समझ में आ गया था कि पूरे विश्व में जो स्थिति बन रही थी अर्थव्यवस्था की, ये आवश्यक होगा कि एक सहारा सरकार दे। इसलिए भोजन का अधिकार की बात हमने उस वक्त कानून लाए थे, 2013 में वो कानून पास हुआ। फिर हमारी सरकार नहीं रही 14 में, और इन लोगों ने भी कोविड के लिए टेम्पररी व्यवस्था की थी। वो ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहे आगे, लेकिन ये उस वक्त का कानून है जो कांग्रेस लाई थी, उसकी वजह से ये दे पा रहे थे। अब स्थिति 10 साल में और विकट हुई है। हम लोग दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों सबकी बात करते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग की हालत क्या है वो हम सब जानते हैं। महीने की 5-6 तारीख तक EMI, बच्चों की फीस, राशन घर का देते देते, गैस सिलेंडर, पेट्रोल सब करते करते खत्म हो जाती है, जेब खाली हो जाती है। मध्यम वर्ग की स्थिति भी सबसे कोई छिपी नहीं हुई। ये सब देखते हुए, देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हुए ये तय किया कि 5 किलो नहीं, अब 10 किलो देना आवश्यक है। और ये जो 5 किलो की क्वालिटी है, ये देखकर भी रोना आता है कि साहब किस तरह की क्वालिटी ये दे रहे हैं। उस पर भी कभी चर्चा होनी चाहिए। ये बोलते रहे, वन इलेक्शन वन फेज में तो करा नहीं पाते। यूपी में 7 चरणों में चुनाव है, महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है। एक चरण में तो आप एक चुनाव करा नहीं पाते, आप क्या कराएंगे वन नेशन वन इलेक्शन? ये वन नेशन वन इलेक्शन राज्यों के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा हमला है। राज्यों के अलग मुद्दे होते हैं, राज्यों के चुनाव, विधानसभा के चुनाव राज्यों के मुद्दे पर लड़े जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय चुनाव लड़े जाते हैं। इन दोनों को आप अगर जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं राज्य के मुद्दे बैक सीट पे चले जाएंगे, वो इग्नोर हो जाएंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। नैरेटिव किसी भी पार्टी का, सबको राष्ट्रीय नैरेटिव की चिंता रहेगी, ये गलत होगा। पहले आपका दूसरा सवाल लेते हैं, फिर अगर पहला भूल जाऊं तो फिर पूछ लेना मुझसे। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, उससे पहले 200 साल अंग्रेज थे। कभी नेहरू जी के मुंह से सुना कि भाई मैं क्या करूं, 200 साल अंग्रेज थे, मैं कैसे गरीबी हटाऊं? कभी नहीं सुना ना। वो कर्मयोगी अपना काम करता चला गया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री से कभी सुना हो, या इंदिरा जी से कभी सुना हो? ये एक इकलौता छुई मुई प्रधानमंत्री है जिसको सवाल नहीं पूछ सकते, जिसकी निंदा नहीं कर सकते, जिसके ऊपर मजाक नहीं कर सकते। कहीं गलती से भी आपके मुंह से कुछ निकल जाए तो आपको हवाई जहाज से उतार के असम की पुलिस ले जाती है। और बहाने देखो, मैं कुछ नहीं कर पाया जी, नेहरू जी ने नहीं करने दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे साहब 10 साल बहुत होते हैं। जो था वो बिगाड़ने को तो आपने समय नहीं लगाया, 2 मिनट लगाए, नोटबंदी कर दी, खत्म कर दिया। कोविड में करोड़ों लघु उद्योग चौपट हो गए, छोटे व्यापारी तबाह हो गए। ये नेहरू जी की देन थी। अब आपका पहला सवाल देखो, मैं फिर भूल गया, पूछो। संविधान को अगर इमरजेंसी की बात वो करते हैं, इमरजेंसी घोषित की थी, जिस सरकार ने इमरजेंसी घोषित की उसी सरकार ने इमरजेंसी वापस ली, चुनाव करवाए, चुनाव में हारे, 2.5 साल में फिर जीत कर आए, लोगों ने माफ किया।
आपने कहा कि राज्य की सरकारें हमने गिराई। इस देश में सबसे पहले राज्यों की सरकारें किस दौरान गिराई गई? 1977 से लेकर 80 के बीच में 16 राज्य सरकारें मोरारजी देसाई की सरकार ने गिराई। क्यों गिराई? आधार क्या बनाया? 356 क्यों इन्वोक किया? आर्टिकल 356 के तहत गिराई। कि साहब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई है, कांग्रेस की राज्य सरकारों को अब सत्ता में रहने का हक खत्म हो गया और हमारी सरकारें हटा दी। ये परंपरा वहां से शुरू हुई। तो ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हमारे प्रधानमंत्री ने शायद नहीं पढ़ा होगा, उनकी गलती नहीं है, उनके करिकुलम में नहीं होगा, ये पाठ्यक्रम में नहीं होगा, लेकिन उनकी जानकारी दुरुस्त कर दें कि ये देन भी जनता पार्टी सरकार की है। हमने राजीव जी के वक्त, राजीव जी ने कड़े कानून बनाए, डिफेक्शन के खिलाफ कानून बनाया, और अब भी हमने इस मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि 10th शेड्यूल को हम अमेंड करेंगे और कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर यूं ही जाएगा, उसकी विधायकी या सांसदी वहीं खत्म हो जाएगी, ताकि इस तरह की परंपराएं खत्म हो। संविधान बदलने का हम इन पर आरोप क्यों लगाते हैं? क्योंकि अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, दिया कुमारी, 5 नाम मैंने अभी आपको गिनाया, और भी हैं मेरे जहन में, जिन्होंने खुलकर बोला कि 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलना है। और तो और आरएसएस से जुड़े लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई थी, ये है गूगल पे अगर आप देखेंगे तो ये संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हमेशा खिलाफ रहे हैं। दत्तात्रेय होसबोले संघ के बहुत बड़े नेता हैं। बिहार चुनाव 2015 में जाकर इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, फिर बिहार की जनता ने जवाब दिया इलेक्शन हरा के। संविधान के खिलाफ ये शुरू से रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ वो बोल रहे हैं जो इनके नेता बार बार दोहराते रहते हैं। हरियाणा में जरूरी है। मैं तो कहता हूं हर प्रभारी को, हर पार्टी के हर प्रभारी को हर राज्य में ये कहना चाहिए, तभी अनुशासन बनता है। वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी के हों, अकाली दल के हों, शिवसेना के, सबको ये कहना चाहिए। इसमें क्या गलत है? हमें भी हमारे माता पिता स्कूल में कहते थे कि अगर सही मार्क्स नहीं लाओगे तो आपको मोटरसाइकिल नहीं दिलवाएंगे, कहते थे ना। तो जरूरी था ये, तभी तो हम यहां तक पहुंचे। बहुत जी बहुत स्पष्ट तौर पे आज से 2 दिन पहले रायबरेली में प्रियंका जी से ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कांग्रेस की बात बड़ी अच्छी तरह से रखी। कहीं भी किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार का मामला सामने आता है तो कांग्रेस पार्टी उस महिला के साथ खड़ी रहेगी। इस मामले में कोई एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं हो सकता। इस मामले में और तथ्य भी सामने आने चाहिए और कानूनी कार्रवाई बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल होनी चाहिए। किसी महिला की शिकायत हो उस पर कानूनी एक्शन जरूरी है, सारे तथ्यों का सामने आना जरूरी है। मैं कह रहा हूं सारे तथ्य सामने आना चाहिए, जो वो बोल रहे हैं वो भी, सीसीटीवी फुटेज भी, सबके स्टेटमेंट्स भी, सब कुछ सामने आना चाहिए, तभी हम लोग। देखिए मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं यहां से कुछ और, स्वाति मालीवाल कह रही हैं, सब तथ्यों को सामने आना आवश्यक है और कानूनी जो कार्रवाई है बिना भेदभाव के, बिना राजनीति के होनी चाहिए। नहीं, 400 धन्यवाद, आप कम से कम इंडिया को इंडिया बोलते हैं, अच्छी बात। लगभग देखिए, जो 400 पार वाले लोग हैं वो 200 के आसपास वाकई लड़खड़ा रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हर राज्य में ये कम होते दिख रहे हैं, जहां इन्होंने बढ़ने की उम्मीद सोची थी वहां बढ़ नहीं रहे हैं, एक छोड़कर। लेकिन कहीं भी
आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपका हक बनता है पूछना और मेरा फर्ज है इसका जवाब देना, लेकिन आप पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री की भाव-भंगिमा देख लें, उनके शब्द देख लें, उनकी बौखलाहट देख लें, तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी। जो मैं घूमा, जो हमारे तमाम साथी घूम रहे हैं, वह भी ये बताते हैं कि ये 200 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। रही बात इंडिया गठबंधन की, इंडिया गठबंधन के तमाम जो साथी दल हैं, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो और बाकी राज्यों में हो, दिल्ली में हो, सब मेहनत करके मछली की आंख देख रहे हैं। हमारे छोटे मोटे जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम लोग दरकिनार करके लड़ रहे हैं और मजबूती से हमें दिख रहा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नहीं, 272 से तो ज़्यादा ही आएंगी हमारे, नहीं बिल्कुल 272 से ज़्यादा आ रही हैं। अब सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, उससे ज़्यादा आ रही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। नहीं था। हर राज्य में हर पार्टी को इस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, परिवार में भी हमको करना पड़ता है कई बार, समाज में ये होता है, कोई स्वाभाविक है, कोई ऐसी अस्वाभाविक बात नहीं है। और पार्टी के मुखिया जो हमारे दिल्ली में बैठे हैं, बड़े परिपक्व मुखिया हैं, सबको बैठाकर, और हमारे जो प्रभारी हैं दोनों ने मिलकर सबको बैठाकर चर्चा की और रास्ता हमेशा निकलता है चर्चा से। कोई ऐसा भारी विवाद नहीं है कि सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा कभी न था, न है, न रहेगा। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, मिलकर चुनाव जिताएंगे, अभी वाला भी और आज से 4-5 महीने बाद जो आ रहा है वो भी। धन्यवाद, थैंक यू। अब आपको मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथियों की तरफ से, आइए भोजन करें। मैं तो घूम रहा हूँ साहब, मैं तो आजकल नरेगा पॉलिटिशियन हूँ, सुबह सुबह निकल जाता हूँ मजदूरी पे, मेरे को मालूम नहीं वहाँ क्या हुआ।